दोस्तों मैं विकास, आज आप देख रहे हैं इंटीग्रल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो पिछली क्लास हमारी लिमिट ऑफ सम के ऊपर थी, आज की क्लास हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एरिया ऑफ फंक्शन, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसको समझने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले अगर आपको एरिया फंक्शन, सबसे पहले मैं ग्राफ एक यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। अगर हमारे पास कोई कर्व पाथ है और हमें उसका एरिया फाइंड करना है, मैं आपको एरिया फंक्शन बता रहा हूँ। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि कर्व पाथ का इनिशियल पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट क्या था अजीत? बी था। अब इसका एरिया हमने कैसे निकाला था? एरिया अंडर दिस पाथ हमने बोला था कि आपको ए से बी तक जाना है, इनिशियल टू फाइनल, और एफ एक्स, ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन था, और ऐसे डी एक्स कर देते हैं, है ना। अच्छा, अगर मान लो कि अगर यहां पर कोई पॉइंट x हो और हमें बोला जाए कि भाई इसके बीच का एरिया बताओ, इसके बीच का एरिया बताओ, तो अब यहाँ पे ये समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि जो एरिया है ये किस पे डिपेंड है? एक्स पे। अभी पहले तो हमने पूरा निकाल लिया था एरिया, पिछली क्लास में ए से बी तक था, पूरा हमने निकाल लिया, फॉर्मूला लगा दिया, क्वेश्चन कर दिया, है ना। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट हो एक्स कहीं पे बीच में, तो वो उस एक्स के ऊपर ये एरिया डिपेंड करेगा। अगर एक्स यहाँ आ जाएगा एरिया बढ़ जाएगा, एक्स पीछे चला जाएगा एरिया कम हो जाएगा। तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि इसका एरिया जो है, इसका एरिया जो है वो एक्स पे डिपेंड है ना। तो हम बोलेंगे एरिया ए, इस तरह ए एक्स लिखेंगे, मतलब एरिया डिपेंडेंट ऑन एक्स, ए एक्स। इसका मतलब ये होता है ऐसा एरिया जो x पे डिपेंड हो वो कहलाएगा आपका a से x, एफ एक्स और dx। ये होता है आपका एरिया फंक्शन। शायद समझ गए होंगे मेरी बात, है? एरिया फंक्शन ऐसा एरिया जो x पे डिपेंड हो तो हम उसको ax लिखेंगे, एरिया ऑफ डिपेंडेंट x, मतलब x एक्सिस में जा रहा है ना, ये x एक्सिस में आगे आएगा पीछे आएगा, ये चीज है। वो उस चीज को इन्होंने ax से बताया है कि वो वाला एरिया जो x के ऊपर डिपेंड हो उसको आप इस तरह से लिखो, a से x, एफ एक्स dx। क्लियर होगी बात इतनी? हाँ, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा फर्स्ट फंडा, ऐसा डाल देता हूं, फर्स्ट थ्योरम डाल देता हूं डायरेक्ट। इस थ्योरम में हमें वो ये बोल रहा है कि मान लो आपके पास कोई लेट सपोज एनी कंटिन्यूअस फंक्शन f। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस कहां पे है? क्लोज इंटरवल a टू b। पढ़ा है ना हमने ये ए बी, मतलब ए बी कंसिडर कर, ए बी लेना a इक्वल टू, है ना, लेस देन इक्वल टू, है ना। तो ऐसा, अब देखो यहाँ पे इसने कंटिन्यूअस बोल दिया, इसका मतलब कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा, और डिफरेंशिएट नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, डेरिवेटिव नहीं निकलेगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, है ना। तो इसने कंटिन्यूअस बोला है कि ए से बी तक कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि अगर आप ऐसा फंक्शन हो जो कंटिन्यूअस हो इंटरवल ए और बी के बीच में, तो अब सीधी सी बात है कुछ ना कुछ एरिया फंक्शन बनेगा, वहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उस एरिया फंक्शन का
अगर आप डिफरेंशिएशन कर दो तो देखो एरिया फंक्शन क्या आया था, इंटीग्रेशन करने पे मिला था, एरिया फंक्शन मिला था, पक्की बात है। अब सीधी बात है, जब एरिया फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे ये मिला तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, वापस fx मिल जाएगा। ये उल्टी प्रोसेस है एक प्रकार से, है ना। इसको खाली समझना है, इसके आगे वाली थ्योरम हमें काम आती है, इसी की उल्टी प्रोसेस है। देखो इंटीग्रेशन करने पे हमें एरिया मिला, है ना, इंटीग्रेशन करने पे एरिया मिला, अब वो इसी का डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर fx आ जाएगा, ठीक है। तो इतना इसमें था। अब एक हमारे पास एक सेकेंड थ्योरम अभी और बची है ना, वो बहुत मेन थ्योरम है, उसको थोड़ा ढंग से समझेंगे, इसको मिटा दें। तो दोस्तों सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम भी यही कहता है कि मान लो कोई फंक्शन हो आपके पास और वो कंटिन्यूअस हो ए से बी के बीच, कंटिन्यूअस हो ए से बी के बीच। अब ए से बी के बीच अगर कंटिन्यूअस होगा तो हमें उसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी एफ एक्स डी एक्स, है ना। अच्छा पिछला वाला थ्योरम था वो, उसमें जो एरिया फंक्शन था उसी का डिफरेंशिएट कर दिया था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, वो इसका इंटीग्रेशन करेगा एफ एक्स का, तो मान लो कुछ आएगा, हम उसको इस कैपिटल एफ से दे देते हैं, कुछ आएगा, मान लो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और इसको जो इसका लिमिट था वो हम इस तरह रख देते हैं। और अब क्या करेंगे, x की जगह एक बार b, पहले b रखना है फिर माइनस करना है, वैसा नहीं होता बेटा, अपर लिमिट पहले लोअर लिमिट बाद में, है ना, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस, और आज हमने एरिया फंक्शन और ये दोनों थ्योरम को समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन अगर आपको इस तरह इंटीग्रेशन चाहिए उसका, है ना, इस तरह बनाना है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगा तभी डिफाइन होगा, और कंटिन्यूअस होगा तभी डिफाइन होगा, मतलब ए और बी इंटरवल के बीच में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए, है ना। तो कभी कभी जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिल गया इस तरह से, बोला इंटीग्रेशन करो -2 से 3 के बीच, है ना, और यहाँ पे दे दिया x √ x² -1 dx, ऐसे दे दिया कुछ भी, है ना। तो अब यहाँ पे अब हमें कैसे पता चले कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफाइन है। तो देखो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, √ के अंदर ये जो x² -1 है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ एक प्रकार से ऐसा आता नहीं है पेपर में, लेकिन फिर मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिमिट को देखिए, अगर ये जो चीज है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि x² -1 कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, √ के अंदर कोई भी चीज निगेटिव नहीं जा सकती, 0 हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होगा कि x² लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। इसका क्या मतलब है इस चीज का, इसका क्या मतलब है कि अब ग्रेटर टू और इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है ना, और x की वैल्यू अब ग्रेटर देन के लिए, और x की वैल्यू लेस देन -1 हो सकती, तभी आएगा ना 1 से बड़ा। अगर हम x से 1 से बड़ा नंबर रखेंगे तभी आएगा यहाँ पे बड़ा, अगर यहाँ पे x -1 से छोटा रखेंगे, -2 -3 तभी 1 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीज आई हमारे पास।
अब अगर मैं यहाँ इस चीज को यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ 0 -1 1 2 -2, तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है? इसका ग्राफ बन रहा है 1 से बड़ा इस तरफ, है ना, और 1 से छोटा इस तरफ, ऐसा। मतलब ये डिफाइन कहाँ है? 1 से इधर पे, -1 से इधर पे डिफाइन है। अब इसने क्या बोला है कि -2 से लेकर 3 तक डिफाइन है वो। मतलब ये चीज ये लिमिट गलत है भाई। वो -1 से 1 के बीच डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पे कहाँ डिफाइन है? कोई वैल्यू ही नहीं रख रही। x की वैल्यू रखने पे हमें कोई y का वैल्यू नहीं मिल रहा, मतलब डिफाइन नहीं है वहां पे, वहां ग्राफ पहुंचेगा ही नहीं। x की वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते वहां पे, है ना। तो ये चीज इस कारण से ये हमें एक एरर देता है। ये एक एरर है इनके सिस्टम का, है ना, इनके सिस्टम का ये एरर है। और हालांकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है, ऐसे पेपर में आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम इतना लिखना तो नहीं है ये, अब हम आगे बढ़े क्वेश्चन पे, है ना। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 27 हम देखेंगे आज, और उसके क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इसको मिटा दें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27, लो क्या है बोलते जाओ। Multiplication 2 to 3 x square dx. x स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 27 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो लोअर लिमिट है वो 2 से 3 जा रहा है, अपर लिमिट 3 तक जा रहा है, x स्क्वायर dx है। तो सीधी सी बात है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? दिस, हाँ 3, अब यहाँ पे रख दोगे तुम 27 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -8 - 3 कितना आ जाएगा? 90 - 3। सेकेंड में 4 से 9 जा रहा है, √x, और क्या दिया है? √x अपॉन में यहाँ 30 - x पावर 3/2 का होल स्क्वायर, x की पावर 3/2 होल स्क्वायर dx, ऐसा। तो यहां पे हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट 30 - x/3/2 = t। अब यहां पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस में 0 हो जाएगा, 3/2 x - 1/2 dt/dx, ठीक है। और ये यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे, तो -2/3 और 1/√x। इतना बात आई सर समझ में? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इस पे, 4/9 √x, ये तो t का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे dx कितना हो जाएगा?
-2/3 1/√x, यहाँ dt भी रहेगा, यहाँ भी dt आ जाएगा, कैंसिल कर देते हैं इसको। -2/3 बाहर, 1/t² dt, क्या होगा t स्क्वायर? इस पर हो जाएगा, ऊपर जाएगा कि 10 बन जाएगा। -2 4 से 9 dt है ना। ये अलग से कहानी लिखी हुई है, क्या होगा? -2/3 ये t -1 अपॉन में b -1 और 4 से 9, -1 बाहर आएगा, कैंसिल कर देगा इसको 2/3, और ये अब चला जाएगा अपॉन में 1/t। कोई दिक्कत? अब वैल्यू पुट करके निकाल लो, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/3, एक बार आ जाएगा 1/9, एक बार आ जाएगा 1/4। अच्छा, ये t की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे तुम्हें t का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पे t का वैल्यू कितना लिया हमने? 30 माइनस x 3/2, तो यहाँ पे पुट करना है तुम्हें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/3 1/30 माइनस x की जगह 9 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, माइनस 1/30 माइनस x की जगह 4 रखेंगे 3/2 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। 2/3 तो 1/, ये हो जाएगा 30 माइनस 3 की पावर 2, इस तरह से, माइनस 1/30 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 3/2। कोई दिक्कत है इसमें? कैंसिल हो जाएगा। यहां कैंसिल हो जाएगा। टू बाय थ्री एलसीएम 66, ये कितना हो जाएगा? 22 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा 90/66, तो 2/3 33, 90/33, हाँ 19/9, ठीक है। क्या है? 1 to 2 x dx अपॉन x plus 2। ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे? हो गया बड़े? तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले ये x dx दिया है जो, अब यहां पे ये चीज आपको दिख रही होगी, इसको कैसे ब्रेक करें? ये कैसे होगा? पार्शियल फ्रैक्शन हमें याद है ना, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होता था? हम x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू क्या करते थे? इसको ब्रेक कर देते थे ना, प्लस b x प्लस 2 में, सही है।
और x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 और एलसीएम ले लेते थे x प्लस 1 x प्लस 2 तो x प्लस 2 आ जाता था प्लस b x प्लस 1। कोई दिक्कत? कैंसिल हो गया है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बची और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते थे, क्या बोले, और x इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस बी। अब यहां से हमें a प्लस बी कितना मिलेगा कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग करने पर अब देखो यहाँ पे x है यहाँ पे x है, लेकिन इसको कंपेयर कैसे करेंगे, है ना। तो इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x के आगे 1 लगा दो प्लस 0 कर दो, तो x वाला और ये प्लस a प्लस बी का इक्वल टू 1 और इसको कंपेयर करेंगे 0 के साथ, 2a प्लस बी इक्वल टू 0, माइनस कर दो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस a इक्वल टू 1 a इक्वल टू माइनस 1 और b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यही रख देते हैं -1 में, तो b की वैल्यू निकल आएगी 2, है ना। इसको हमने जो ब्रेक किया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से 2, a की वैल्यू कितनी है वहां पे, -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या सेपरेट कर दो 1 से 2 में, माइनस बाहर ले लो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 2 बाहर कर दो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। कोई दिक्कत? अब ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लॉग हो जाएगा ना। लॉग मॉड एक्स प्लस 1 1 से 2 प्लस 2 एक्स प्लस 2 ठीक है। क्या करें, वैल्यू पुट कर दें, 2 रखेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 1 रखेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 लॉग 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस लॉग 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू कर देते हैं अंदर, माइनस लॉग 3 प्लस लॉग 2 प्लस 2 लॉग 4 माइनस 2 लॉग 3 माइनस 2 लॉग 3 माइनस लॉग 3 माइनस 2 लॉग 3 लॉग 2 प्लस लॉग 4 माइनस 3 लॉग 3, है ना। है ना। क्या करेंगे, लॉग के ऊपर जो पावर रहती है, यहां पे जो आगे नंबर रहता है वो स्क्वायर हो जाता है, लॉग 16 यहां भी ऐसे ही होगा, लॉग 27, है ना। ये यहां कर दे रहा हूं,
अब ये प्लस वाले हैं, क्या होता था, log m प्लस log n इंटू होता था log 32 माइनस 27, और ये क्या हो जाएगा log 32 अपॉन 27। एग्जाम्पल नंबर 27 का फोर्थ क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। लेट sin 2t क्या करना है, sin 2t को, अब यहां t तो मान नहीं सकते, u मानेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है sin 2t का, cos 2 cos 2t du अपॉन dt, है ना। अब यहां से du dt की वैल्यू निकालो, 1 अपॉन 2 cos 2t dt du, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0 से π/4, यहां sin 2t को हमने u माना है तो u की पावर 3, cos 2t जैसा है वैसी रहेगा, dt की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2 cos 2t du, ये cos 2t कैंसिल, 1 अपॉन 2 बाहर, और यहाँ पे 0 से π/4 u की पावर 3 du है, नींद आ रही है। हाँ। अब क्या होगा इसके इंटीग्रेशन में, क्या इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, u की पावर 4 अपॉन 4, 0 से π/4, वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते अभी, है ना। हम क्या करेंगे, u इक्वल टू कितना था, साइन की पावर 4 2t अपॉन 4, π/4 से 0, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 साइन, देखिए यहां पे हमने क्या करना है, t की जगह पे π/4 रखना है, तो कितना आ जाएगा, देखो यहां पे ध्यान देना, साइन की पावर 4, अब जैसे ही t की जगह में π/4 रखूंगा तो ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, कितना बचेगा π/2, आई बात समझ में, अपॉन में जो है 4 माइनस साइन की पावर 4, और ये तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा अपॉन 4, कोई दिक्कत। अच्छा साइन π/2 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 0 होता है, 1 होता है, 1 अपॉन 4 माइनस साइन 0 0, 1 अपॉन 8, इसको कर लो।